चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज हम प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जानेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं। चलिए तो देखते हैं। देखिए जब शुरुआत में जो है सभ्यताएं शुरू हुई तो धीरे धीरे अंकों की ज़रूरत महसूस होने लगी। कैसे? किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट करना है, लिखना है। जैसे सन है, ये सूर्य है, सूर्य एक है, तो इसको लिखना है तो किसी न किसी प्रतीक की ज़रूरत पड़ेगी। तो अलग अलग भाषाओं में इसको अलग अलग तरीके से लिखा गया। जैसे हम लोगों ने, जब हमारे यहाँ अगर बात करें तो एक को ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें, इसको ऐसे लिखा जाता है और रोमन में इसे एक को ऐसे लिखा जाता है। नहीं, एक को लिखने की अलग अलग तरीके हैं। एक के लिए अलग अलग प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए गए। ऐसे ही दो के लिए, ये आप देख रहे हैं रोमन में दो के लिए। तो ये जो प्रतीक चिन्ह है, 1 2 3 4 5 6 अलग अलग भाषाओं में, इन्हीं से संख्याएँ आगे डेवलप हुई। तो सबसे पहले जो है जो प्रतीक चिन्ह है, 1, फिर 2, फिर 3, तो एक से ही संख्याओं की शुरुआत हुई। इसीलिए नेचुरल नंबर हमेशा एक से एक से ही शुरू माना जाता है। तो सबसे छोटा जो नेचुरल नंबर है या प्राकृतिक संख्या है वो एक होती है। यानी 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से प्राकृतिक संख्याएं आगे बढ़ती रहती हैं। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या हुई? 1। अगर हमें अगली प्राकृतिक संख्या पानी है तो उसके लिए हम एक जोड़ते जाएंगे और हमें अगली प्राकृतिक संख्या मिलती चली जाएगी। तो बहुत सारे बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है कि प्राकृतिक संख्या एक से शुरू होती है या पूर्ण संख्या एक से शुरू होती है। तो आप समझ लीजिए, ये चीज़ें हमने प्रकृति से सीखी। तो सबसे पहले हमने क्या सीखा? एक। इसलिए प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होंगी? एक से। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? इन्फिनाइट या अनंत, ठीक है ना। अब हम आगे देखते हैं पूर्ण संख्याओं के बारे में। देखिए, जैसे एक के लिए हमने ये प्रतीक चिन्ह इस्तेमाल किए, 1 2 3। आगे हमको ये चीज़ें महसूस होने लगी कि जैसे कि यहाँ पर हमने देखा, एक के लिए 1, 2 के लिए 3, ऐसे 2 3 4 5 6 हम लिख सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं कि एक पेड़ पे कुछ चिड़ियाँ बैठी हैं। अब वो चिड़ियाँ सारी की सारी उड़ गई। अब हमने बच्चे से पूछा कि यहाँ पर कितनी चिड़ियाँ बची? तो बच्चा बोलता है कि यहाँ पर 1 चिड़िया, 2 चिड़िया, 3 चिड़िया, 4 चिड़िया। क्योंकि यहाँ पे कोई भी चिड़िया नहीं बची है तो उसको बोलेगा कि यहाँ पर कोई भी चिड़िया नहीं बची है, मतलब एक भी चिड़िया नहीं बची है। तो इसको कैसे मैथमेटिकली लिखेंगे? तो इसको मैथमेटिकली लिखने के लिए एक चिन्ह आया जिसे बोलते हैं ज़ीरो। जीरो, ठीक है ना, इसे बोलते हैं ज़ीरो। मैथमेटिकली वैसे ज़ीरो लिखा जाता है। तो ज़ीरो इस तो सबसे बाद में 1 2 3 4 और ज़ीरो बाद में आया। जब ज़ीरो आ गया तब संख्याएं पूर्ण हुई। इसीलिए जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वो जीरो से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 ऐसे। तो सबसे जो छोटी पूर्ण संख्या होगी वो होगी 0। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होगी? 0 होगी, ठीक है ना। तो आप लोग समझ गए होंगे प्राकृतिक संख्या कहाँ शुरू होती हैं? एक से शुरू होती है। 1 2 3 4 5 6। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? अनंत या इनफाइनाइट होती है। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती हैं? 0 से शुरू होती हैं और आगे बढ़ती हैं 0 1 2 3 4। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हुई? सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 हुई। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या हुई? इनफिनाइट हुई। आगे कुछ और हम चीज़ों को सीखते हैं। भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। देखिए, विभाज्यता के आधार पर संख्याओं को बांटा गया। जैसे 1 2 3 4 5 6 संख्याएं हैं, तो इनमें देखेंगे किन किन संख्याओं से ये विभाजित होती हैं, मतलब कटती हैं, या इन संख्याओं में किन किन संख्याओं का भाग जाता है। विभाज्य होना या संख्या का भाग जाना या उस संख्या का गुणनखंड होना, ये सब एक ही चीज़ें हैं। किसी नंबर में जिस संख्या से भाग जाता है या जिस संख्या से विभाज्य होती है या वो संख्या जिसका गुणनखंड होती है, तो इसी से हम चीज़ों को सीखेंगे। जैसे हमने यहाँ पे नंबर्स लिख रखे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एक बात तो तय है, अभी हम एक को बाद में देखेंगे, एक से आगे की चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले हम 2 को देखते हैं, 3 को देखते हैं, 4 को देखते हैं, 5 को देखते हैं, 6 को देखते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हर एक संख्या चाहे कोई भी हो, जैसे 2 है तो
वो भी 1 से विभाजित होती है, 3 है वो भी 1 से विभाजित होती है, 4 है वो भी 1 से विभाजित होती है, 5 है वो भी 1 से विभाजित होती है। यानी कि प्रत्येक संख्या, कोई भी संख्या हो, 1 से अवश्य विभाजित होगी। यानी कोई भी संख्या हो उसमें 1 से भाग अवश्य चला जाएगा, या उसका एक गुणनखंड 1 जरूर होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ देख क्या होती है, कोई भी नंबर हो उस नंबर में स्वयं का भाग जरूर चला जाएगा। जैसे 2 है तो इसमें 2 का जरूर चला जाएगा, 3 है तो इसमें 3 का जरूर चला जाएगा, ये 4 है इसमें 4 का जरूर चला जाएगा, ये 5 है तो इसमें 5 का जरूर चला जाएगा, ये 6 है तो इसमें 6 का जरूर चला जाएगा। यानी कि 2 में 2 का भाग जरूर चला जाएगा, 3 में 3 का भाग जरूर चला जाएगा, 4 में 4 का भाग जरूर चला जाएगा, 5 में 5 का भाग जरूर चला जाएगा, 6 में 6 का भाग जरूर चला जाएगा। यानी कि हर एक संख्या कोई भी उसके 2 गुणनखंड तो होते ही होते हैं, इन 2 संख्याओं का भाग जाता ही जाता है, एक और दूसरी वो संख्या स्वयं। ठीक है, इसके अलावा देखते हैं, जैसे यहाँ पे हम 2 के बारे में और आगे देखते हैं। 2 में 1 का भाग जाता है, 2 का भाग जाता है, इसके अलावा नहीं जाता। 3 में 1 का भाग जाता है, 3 का भाग जाता है और किसी का नहीं जाता। 4 के बारे में देखते हैं, 1 का भाग जाता है, 4 का भाग जाता है, इसके अलावा इसमें 2 का भी भाग जाता है। 5 में 1 और 5 का जाता है। 6 में देखते हैं तो इसमें 2 का भी भाग जाता है और 3 का भी भाग जाता है। अब हम यहाँ पर चीज़ों को एनालिसिस करेंगे तो देखा कि जो ये यहाँ पर जो ये देखिए 2 है, इसमें सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग जा रहा है। 3 है, इसमें सिर्फ 2 ही संख्याओं से भाग जा रहा है। 4 है, इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा रहा है, यानी कि 3 संख्याओं से भाग जा रहा है। यहाँ पे 5 है, इसमें भी 2 ही संख्याओं से भाग जा रहा है। 6 है, इसमें 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग जा रहा है यहाँ पे, यानी कि वो 4 संख्याओं से भाग जा रहा है। तो अगर हम उन संख्याओं को छाँटें जिनमें सिर्फ 2 संख्याओं का भाग जा रहा है, तो वो संख्याएँ कौन है? 2 हुई, 3 हुई, 5 हुई, 7 हुई और इस तरीके से आगे बढ़ते चले जाएंगे। या हम ये कहें कि ऐसी संख्याएं जिनके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है, एक गुणनखंड 1 और दूसरा स्वयं वो संख्या। तो जिनके 2 गुणनखंड हैं वो कौन सी संख्या हैं? 2, 3, 5 और इसी तरीके से आएंगे। तो आप समझ लीजिए ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, यानी केवल 2 ही गुणनखंड हो, वो संख्याएं अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वो संख्या क्या कहलाएंगी? अभाज्य संख्याएं। जैसे 2, इसके सिर्फ 2 गुणनखंड, 3 के सिर्फ 2 गुणनखंड, 5 के सिर्फ 2 गुणनखंड, 7 के भी 2 गुणनखंड और इसी तरीके से 7 के बाद 11, 13 और ये आगे चलती चली जाएंगी। अब बात आती है 2 के बारे में हमने देख लिया, 3 के बारे में देख लिया, 4 के बारे में। 4 में देखा यहाँ पे 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। तो ऐसी संख्याएं जिसमें से 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं वो संख्याएं भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो 4 हो गया, 4 के बाद अगर हम देखें तो 6 हो गया, 6 के बाद अगर हम देखें तो 8 हो गया। इस तरीके से ये नंबर आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो एक मोटी मोटी बात है, समझ लीजिए, अभाज्य संख्याओं की केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, जबकि भाज्य संख्याओं के 2 से ज़्यादा गुणनखंड होते हैं। ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 गुणनखंड होंगे वो अभाज्य संख्याएं, और जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड होंगे 3, 4, 5, वो सारी संख्याएं भाज्य संख्याएं होंगी। तो अब बात आती है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? 4। तो इन चीज़ों को आप देख लीजिए। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताइए 2, सबसे छोटी भाज्य संख्या बताइए 4। यहाँ पे एक वर्ड आता है ऋणोत्तर। तो ऋणोत्तर जो सब वर्ड आता है इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ऋणोत्तर का इंग्लिश अगर देखें तो होता है नॉन नेगेटिव, यानी कि जो निगेटिव नहीं हो, यानी जिसमें में ऋण चिन्ह ना हो। अगर हम संख्या रेखा कर देखें तो यहाँ पर देखिए -1, -2, -3, -4, ये सारे कैसे हैं? ऋण। और धन वाले कहाँ से हैं? ये धन। जीरो में कोई चिन्ह नहीं है, इसलिए ये भी नॉन नेगेटिव माना जाएगा। इसमें नेगेटिव चिन्ह नहीं है, भले ही इसमें पॉजिटिव चिन्ह है लेकिन नेगेटिव ही नहीं है, इसलिए नॉन नेगेटिव की शुरुआत कहाँ से होगी? 0 से होगी। नॉन नेगेटिव संख्याएं कहाँ से होंगी? 0 से होंगी। नॉन नेगेटिव संख्याएं कहाँ शुरू होंगी? 0 से, यानी 0, 1, 2, ये इस तरीके से ये नॉन नेगेटिव संख्याएं हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो नॉन नेगेटिव यानी ऋणोत्तर अभाज्य संख्या, तो इसमें आपका जवाब होना चाहिए 2।
अब ज़रा हम देख लेते हैं एक के बारे में। मैंने आपको रोका था कि एक के बारे में हम बताएंगे, तो एक के बारे में देख लेते हैं। एक को अगर देखें तो एक स्वयं से विभाजित हो जाता है, और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होता, सिर्फ केवल और केवल एक, यानी इसका केवल और केवल एक ही गुणनखंड है। एक के कितने गुणनखंड हैं? केवल एक। यानी एक वो संख्या है जिसका केवल एक ही गुणनखंड है, बाकी सारी संख्याओं को एक से ज़्यादा गुणनखंड होंगे। तो अगर इसके दो गुणनखंड होते तो ये अभाज्य संख्या होती, इसके दो से ज़्यादा गुणनखंड होते तो ये भाज्य संख्या होती। क्योंकि ना तो इसके दो गुणनखंड हैं, ना तो दो से ज़्यादा हैं, इसलिए ना तो ये भाज्य है और ना ही अभाज्य। तो एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। एक वो संख्या है जो ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। अभी मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा, तो आप लोग इन क्वेश्चन को हल करने की कोशिश कीजिएगा। सारी चीज़ों को, जितने भी वीडियो मैं डालता जा रहा हूँ, इन सारे वीडियोस को बार बार देखते जाएं, और सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ तो ताकि आप वीडियो आसानी से पहुंच जाए। इस वीडियो को सारे बच्चों तक शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे लाभ हो सके। टेलीग्राम चैनल पे मैं कुछ क्वेश्चन डालूँगा, और आप लोग क्वेश्चन करिएगा। जहाँ पर भी, जिस भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो, उसे आप इंडिकेट करिएगा, मैं ज़रूर बताऊँगा। मेरा पूरा विश्वास है, जब हम संख्या पद्धति पूरा ख़त्म कर लेंगे, ऑलमोस्ट 20 to 25 टॉपिक्स होंगे, तब एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको ना आता हो। सबसे ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाने वाला टॉपिक जो है संख्या पद्धति है, इसलिए आप हम सब लोग मिलकर इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग आराम से पढ़ाई करते रहिए, और कोविड गाइडलाइन का पालन करते रहिए। घर में बस पढ़ाई में मन लगाइए, मेहनत करते हैं, क्वेश्चन हम देते रहेंगे लगातार, और आप लोग पढ़ाई लगातार करते रहिए। थैंक यू।